नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के एनएमएस एग्जाम के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और उनसे संबंधित सवाल भी होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान विज्ञान क्या होता है? किसी विषय के सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हरित क्रांति के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो हरित क्रांति क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। कहने का अर्थ है कि आज कृषि उत्पादन में जो वृद्धि आपको दिखाई देती है, तो यह किसका परिणाम है? तो इसमें जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही उर्वरक का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई का साधन में जो वृद्धि हुआ है, तो इन सब से क्या हुआ कि कृषि उपज में वृद्धि हुई है। तो इस क्रांति को नाम दिया गया है हरित क्रांति और इसके जनक कौन है? एस स्वामीनाथन को माना जाता है। आइए देखते हैं अन्य क्रांति के बारे में। तो जैसे हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति किनसे संबंधित है? फसल उत्पादन से। इनसे एक सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? फसल उत्पादन से। और इसमें यह भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आपको याद रखना है एस स्वामीनाथन। अगला है श्वेत क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये देखिए दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे हरित हरित मतलब क्या हुआ? हरा। तो हरा क्या होता है? फसल, है ना। तो फसल उत्पादन से, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे श्वेत श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद, उजला। तो उजला क्या होता है? दूध। तो दुग्ध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। फिर है पीली क्रांति, तो यह है तिलहन उत्पादन से। तिलहन का मतलब क्या होता है? जिससे तेल प्राप्त होता है। हो गया पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह से अगर भूरी क्रांति की बात करें, तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। तो अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे आते हैं, मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। तो ये हो गया। एक और क्रांति है श्वेत क्रांति, जो अभी ऊपर पढ़े थे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसके जनक किसको कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रौद्योगिकी क्या होता है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, विज्ञान के नियम का प्रयोग करते हुए, इसके सिद्धांत का प्रयोग करते हुए और मानव के हित में जो संसाधन का निर्माण करते हैं, तो इसका नाम रखा गया प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे। और इसी तरह से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसको इसरो कहा जाता है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका क्या नाम है? शॉर्टकट में इसको इसरो बोलते हैं। और इसी तरह से जो अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, संगठन है, उसका नाम क्या है? नासा। तो ये दोनों अक्सर चर्चा में रहते हैं ना। तो भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इसरो। और अमेरिका का अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? नासा। तो ये आपको याद रखना। इसका गठन कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है, नवंबर 1969 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। इसी तरह से अगला पॉइंट है, शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो एजुसेट भारत का पहला उपग्रह है, जो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। ये तो सभी को याद ही होगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखना है राकेश शर्मा। इसी तरह से प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री है ना, तो है कल्पना चावला। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चालक रहित विमान का क्या नाम था? लक्ष्य। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको शॉर्टकट में DRDO कहते हैं, इसका गठन हुआ था 1958 ईस्वी में। और इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं,
राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इनको एस्पायर कहते हैं, इसका गठन हुआ था 1962 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है एक्सरे मशीन से और अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो इन दोनों से शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है। शरीर के अंदर पेट की जांच कहलाती है अंडोस्कोपी। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको बताया है, जिसको आप याद रखेंगे तो एग्जाम में से कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, नवीकरणीय स्रोत क्या होता है। ऊर्जा के वह स्रोत जिनसे ऊर्जा लगातार या अनवरत मिलती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा हो गया, इसके बाद पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो ये सब क्या है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ना। सौर ऊर्जा क्या ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। पृथ्वी से जो ऊर्जा मिलती है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, है ना। पवन ऊर्जा यानी हवा से जो ऊर्जा मिलती है, जल से ऊर्जा, तो ये सब ख़त्म नहीं होने वाला है ना। तो इसको कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, यानी कि जिसका पुनः पूर्ति संभव हो सकता है ना, तो इसको बोलेंगे नवीकरणीय स्रोत। और इसी का उल्टा होता है अनवीकरणीय स्रोत। ये क्या होता है, ऊर्जा के वह स्रोत जिनको प्राप्त करने के लिए पुनः नहीं बनाया जा सकता है ना, तो इसको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, तो ये अनवीकरणीय है, क्योंकि पेट्रोल अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर इसको हम लोग नहीं बना सकते, है ना। और बनेगा भी तो इसमें हज़ारों वर्ष लग जाएंगे, है ना। तुरंत इसको बनाना संभव नहीं है। रसोई गैस, कोयला हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, बायोमास हो गया, ये सभी को तुरंत नहीं बनाया जा सकता। तो इसको कौन सा स्रोत बोलेंगे, अनवीकरणीय स्रोत। कुछ प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक को देखते हैं। तो जैसे जेनेटिक कोड एवं कृत्रिम जीन का आविष्कारक किसको माना जाता है, हरगोविंद खुराना को, जो एक भारतीय वैज्ञानिक थे। रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफ के आविष्कारक थे जी मार्कोनी। विद्युत धारा तथा बैटरी के आविष्कारक थे वोल्टा। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, मेंडल आपको याद रखना है। उसी तरह से पीरियोडिक टेबल जो होता है, इसके पिता कहे जाते हैं मेंडलीफ। और वेरोमीटर किसने बनाया था, तोरिसेली ने। और रडार के आविष्कारक थे A.H. टेलर एवं लियोसी यंग। ठीक है, तो ये कुछ आविष्कारक है जिसको आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से लीवर का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने। एक्स किरणों की खोज किसने किया था, W.C. रोंटजन ने। और नाभिकीय रिएक्टर ई फर्मी। इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन, ये तो सभी को पता है ना। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। डायनमो तो माइकल फैराडे ने इसका आविष्कारक है। तड़ित चालक के आविष्कारक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कॉस्मिक किरणें के आविष्कारक है R.A. मिलिकन। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी ने। परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक थे डाल्टन। और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के आविष्कारक थे फ़ारेनहाइट। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम किसने दिया था, सर आइजक न्यूटन ने। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक थे J.J. थॉमसन। न्यूट्रॉन के आविष्कारक है चैडविक। और प्रोटॉन के हैं रदरफोर्ड। जितना अभी तक मैंने आपको बताया, अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे आपको 3 या 4 प्रश्न NMS एग्जाम में हर बार पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्स किरणों के आविष्कारक हैं। अभी आपको ऊपर बताया गया है एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर देना है। क्या हो जाएगा, रोएंटजन। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। सभी को पता है सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। भूकंप की तीव्रता मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका बी सही था। अगला, रिक्टर स्केल किसको मापता है, चल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये सभी को पता है रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं, भूकंप को मापते हैं ना। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक बताइए। प्रकाश वर्ष का उपयोग कहाँ पे करते हैं, 2 नक्षत्रों जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, तारा हो गया, इन सब के बीच की दूरी मापने के लिए, तो दूरी का ये मात्रक है। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अभी बताए थे और नवीकरणीय जिसका निर्माण पुनः नहीं हो सकता है।
है ना, तो इसमें कौन सा होगा? ठीक है, और नवीकरणीय, क्या पूछा जा रहा है? और नवीकरणीय, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कोयला एवं पेट्रोलियम दोनों क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे है ऊर्जा के नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब जिसका निर्माण हो सकता है ना, जो खत्म नहीं होगा, तो ये उपर्युक्त सभी वायु, जल और सूर्य सभी नवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत है, इसमें और नवीकरणीय कौन सा है ये बताना है। तो देखिए वायु है, जल है, कोयला है, बायोगैस, तो इसमें और नवीकरणीय कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। अगला है निम्न में भारतीय वैज्ञानिक है, तो आप सभी बता सकते हैं सीवी रमन क्या है? भारतीय वैज्ञानिक है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? अभी बताए थे आपको, थॉमस अल्वा एडिसन ने। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा हो जाएगा? नवीकरणीय स्रोत, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बहता हुआ जल। पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए? कोयला होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से। निम्नलिखित में कौन सा और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? तो और नवीकरणीय जिसका निर्माण पुनः नहीं हो सकता है, तो इसमें से और नवीकरणीय कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन, है ना, ये और नवीकरणीय है। निम्न में समय को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं ना, तो कौन सा सही होगा? अच्छा, मिली सेकेंड भी दिया गया है ना, तो मिली सेकेंड हो जाएगा, सबसे छोटा आकार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? याद रखना 1000। आचार्य वर्गीज कुरियन एक ऐसा मशहूर, ये क्या थे? अभी बताए थे, श्वेत क्रांति के जनक, है ना, वर्गीज कुरियन क्या थे? श्वेत क्रांति के पिता। अगला है निम्न में से किसको वर्षा मापी कहा जाता है? बताइए वर्षा मापी किसको कहते हैं? इन सभी को वर्षा मापी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको एमिनोमीटर कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकृत पैटर्न होते हैं? ये बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा, याद रखना, 63 बिंदुकृत पैटर्न होते हैं। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है ना, तो कौन सा हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा। अगला है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा, डी ऑप्शन सही होगा। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो सूर्य क्या है? सौर ऊर्जा सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।